Namaskar everyone. My name is Kapil Thakur. I'm a storyteller and a learning facilitator. दोस्तों मुझे हमेशा से ही एनसीसी में जाने का बड़ा क्रेज था। शायद जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था और वहां के स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था तब से। पर ना जाने किसी ना किसी वजह से हमेशा ही मैं एडमिशन नहीं ले पाता था, ज्वाइन नहीं कर पाता था एनसीसी। 8वीं क्लास में मौका मिलते ही अभी ने एनसीसी ज्वाइन कर ली। दोस्तों जब मैं शुरू में दिल्ली शिफ्ट हुआ था, पहले कुछ महीनों के लिए मेरे लिए आरके पुरम ही दिल्ली था। सेक्टर 5 के सरकारी मकानों में मुझे जो सबसे पहला दोस्त मिला वो था अवतार सिंह। हम दोनों लगभग एक जैसा सोचते थे, खूब मस्ती करते थे और शायद एक जैसे सपने देखते थे, इसलिए लाजमी है कि उसका भी एनसीसी में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट था और उसका वो सपना पूरा हुआ। दोस्तों हम दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, पर जैसे ही स्कूल खत्म होता था, घर पहुंचते ही दोनों साथ और खूब मस्ती। उसके माता पिता यानी मेरे अंकल आंटी ने कभी मुझ में और अवी में फर्क नहीं समझा, दोनों को इक्वल प्यार देते थे। कविता दीदी ने भी कभी हम दोनों में फर्क नहीं समझा। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला अवी बहुत ही इंटेलिजेंट और यारों का यार था। दोस्ती, माँ बाप, परिवार, फिटनेस, गेम्स, पढ़ाई सब में उसने बराबर बैलेंस बना रखा था। मतलब इक्वल टाइम एंड अटेंशन टू एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। दोस्तों 10वीं कक्षा के बाद अवी के परिवार को पटियाला शिफ्ट होना पड़ गया। अब हम दोनों लैंडलाइन से कनेक्ट करते थे। डेली कॉल वीकली में और वीकली कॉल मंथली में कब बदल गई पता ही नहीं लगा। और शायद आप ये समझते होंगे कि ऐसे में क्या होता है कि एक इंसान अपने लोकल दोस्तों में और लोकल जिंदगी में व्यस्त होने लग जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काफी सालों बाद जब मैंने इवेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी, एक इवेंट के सिलसिले में जब मुझे पटियाला जाना था तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी से मिलूंगा और मस्ती करूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा और खूब सारी गप्पे मारूंगा। पटियाला पहुंचते ही मैंने अभी के मोबाइल पे फोन किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसका मोबाइल बंद था। पर क्योंकि मेरे पास उसका लैंडलाइन था, मैंने फटाफट से लैंडलाइन नंबर डायल किया। आंटी ने फोन उठाया और मैंने कहा, नमस्ते आंटी, कपिल बोल रहा हूं, पटियाला में हूं, जल्दी से एड्रेस दे दो, शाम को मिलता हूं। हमारी बहुत ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, पर आंटी ने मुझे एड्रेस दे दिया। शाम को आंटी के दिए हुए पते पे मैं पहुंचा और मैंने डोरबेल बजाई। आंटी ने दरवाजा खोला और मैंने खुशी से उनको हग कर लिया। बहुत सालों बाद आंटी के गले लग के मेरी आंखें अपने आप भर गईं और बंद हो गईं। गले लगे हुए ही जब मेरी आंखें खुली और मेरी नजर सामने वाली दीवार पे लटकी एक तस्वीर जिसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी उसके ऊपर पड़ी। दोस्तों मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तस्वीर अवी की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने आंटी को ऐसे पकड़ा और अपने सामने लाने की कोशिश की और देखा तो उनकी आंखों से जैसे आंसुओं की नदी बह रही हो। मैं जैसे कि एकदम कांप रहा था। उन्हीं कांपते हाथों से मैंने आंटी को पास वाले सोफे पे बिठाया। अपनी सी चुप्पी में कुछ पल रहने के बाद मेरी लड़खड़ाती आवाज ने कहा, ये क्या हो गया आंटी? पर आंटी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। इस बीच मुझे ध्यान आया कि अंकल को ढूंढता हूं, कहां है अंकल?
और मेरी नजरें इधर उधर अंकल को खोजने लगी तो देखा पास रखे एक टेबल पर अंकल की भी तस्वीर एक माला के साथ है। उसे देख मेरा गला एकदम से सूख गया और हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। आई वॉज टोटली ब्लैंक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सोचूं क्या, बोलूं क्या, कुछ क्या करूं। और इसी बीच में आवाज आती है, उसके गम में तुम्हारे अंकल भी चले गए। बहुत अच्छा स्कोर किया था मेरे अवी ने 12th कक्षा में। तुम्हें तो याद ही होगा कि वो आर्मी में जाने के लिए कितना उत्सुक था। इसलिए हमेशा पढ़ाई में नंबर 1 और फिटनेस में नंबर 1 रहता था मेरा अभी। एक दिन अपने एक दोस्त की पार्टी में गया था और वापस नशे में दुत घर लौटा। मैंने और तुम्हारे अंकल ने बात करनी चाही, पर हमने सोचा लड़का शायद बड़ा हो गया है, एक दो बियर पी ली होगी, शायद फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। हमने सही सोचा था, क्योंकि उसके काफी महीनों बाद तक अभी हमें कभी भी नशे में नजर नहीं आया। एक दिन फिर वो उसी हालत में उतने ही नशे में दुत घर आया, पर इस बार बात कुछ अलग थी। बेटा, उसके मुंह से शराब की बदबू तक नहीं आ रही थी। मुझे और तुम्हारे अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसने क्या खा लिया है, ऐसा उसने क्या पी लिया है। हम लोग बहुत चिंतित थे, इसलिए तुम्हारे अंकल ने समीर, जो अभी का यहां दोस्त है, उसको फोन किया। तो हमें समीर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं और अभी को ड्रग्स की लत पड़ गई थी। इसलिए समीर के घर वालों ने समीर का घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया था। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, हमारी बात वो मान भी गया, पर हर बार नशे को ना छूने के उस प्रॉमिस को हर बार वो तोड़ देता था। एक शाम वो बड़ा एक्साइटेड घर लौटा और बोलता है, मम्मी एक बहुत जबरदस्त कड़क सी चाय बना दो, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सब लोग साथ में देखेंगे। मैं बहुत खुश हुई गई और मैंने कड़क सी चाय बनाई। जैसे ही वापस आके देखा, तुम्हारे अंकल, कविता और अवी साथ बैठकर टीवी पे मैच देख रहे थे। वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए चाय मैंने सामने रखे टेबल पे रख दी। 10 मिनट हो गए थे, अवी ने अपने चाय का प्याला तक नहीं उठाया था और मैंने उसके शोल्डर पे ऐसे पैट करते हुए बोला, अरे अपना चाय तो उठा ले बेटा। पर मेरे उस पैट से अवी नीचे गिर गया। हम सब घबराए हुए उसे फटाफट हॉस्पिटल ले गए और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि वो मर चुका था। और ये सब ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुआ। तुम्हारे अंकल उस सदमे को सहन नहीं कर पाए और 1 महीने के अंदर ही हमें भी छोड़कर चले गए। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आंटी की आंखों में देखूं, आत्ममंथन करूं, सोचूं, समझूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्ट करूं। आई वॉज क्लूलेस। कविता से मिलोगे? आंटी ने पूछा और मैं उनके कदम को फॉलो करने लगा, जो दूसरे कमरे की तरफ जा रहे थे। वहां कविता दीदी लेटी हुई थी। कपिल बेटा, पिछले 8 महीने से ये ऐसे ही सो रही है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। अब तो इसने दवाइयां तक लेना बंद कर दिया है। ये सब देख के और सुन के
मेरे पाँव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। मैं बहुत यंग था दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं आंटी को उस वक्त क्या बोलता, पर मैंने ये बोला कि आंटी, हम दीदी का साथ में ख्याल रखेंगे, हम उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी सांत्वना भरी बातें जैसे ही मैंने आंटी के साथ की, उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, कपिल बेटा, तुम आए जैसे अभी आ गया हो, बहुत अच्छा लगा, पर अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हो सके तो कभी कभी फोन कर लेना। दोस्तों, उस दिन से और अगले 1 साल के अंदर कविता दीदी और आंटी भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। ये कहानी के बाद मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा या किसी को ये नहीं कहूंगा कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं, पर मुझे जो समझ में आया कि एक एडिक्शन ने पूरे परिवार और उसके साथ जुड़े हर इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। मेरे बस एक दो विचार हैं जो आज के यूथ हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि किसने तुम्हें ये हक दिया है कि तुम अपने एक एडिक्शन या एक लत या एक आदत की वजह से अपने माता पिता का अभिमान, अपनी बहन का प्यार और अपने पूरे परिवार और उनसे जुड़े हर इंसान की जान ले लो? किसने दिया है तुम्हें यह हक? नशा है तो तंदुरुस्ती का करो दोस्तों, दम दिखाना है तो दम दिखाओ, यहां और बॉर्डर पे दिखाओ दम। दम क्या मारते हो? कोई हक नहीं है तुम्हें अपने किसी एडिक्शन, किसी आदत, किसी नशे में पड़ के अपने परिवार को खत्म करने का। दोस्तों, ये कहानी मैं सारे हिंदुस्तान और विश्व भर के नौजवानों के लिए लेके आया हूं, और उन माता पिता के लिए भी लेके आया हूं जो शायद इसका शिकार हो चुके हैं या हो सकते हैं या हो रहे होंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा उनको करना पड़ेगा, उन नौजवानों को करना पड़ेगा जो आज यंगिस्तान कहलाते हैं। यंग बनने के लिए स्टाइल में फूंक मारते हैं, स्टाइल में पता नहीं क्या क्या नशे करते हैं। अरे वो तुम्हारा स्टाइल नहीं है, तुम अपनी कब्र की तरफ जा रहे हो, और अकेले जाओ तो नो प्रॉब्लम, परिवार को और अपने साथ जुड़े हर इंसान को क्यों ले जाते हो? I'll see you soon with another story. Till then, please do take care of yourself.